नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने वनस्पति के बारे में देखा था। वनस्पति की क्या स्थिति है, वनों का निर्धारण कौन करता है, राजस्थान में वनों का निर्धारण कौन करता है, प्रत्येक राज्य में वनों का निर्धारण कौन करता है। और जो नई रिपोर्ट आई थी अभी, जो कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने जारी करी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है, ये सब हमने देख लिया था। तो आज की क्लास में हम देखते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों को जो है अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से भागों में वनों को वर्गीकृत किया है वो हम देख लेते हैं। अगर वनों के वर्गीकरण की हम बात करें तो एक तो है कानूनी या फिर वैधानिक वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण है ये 1953 का जो वन अधिनियम आया था उसके आधार पे किया गया वर्गीकरण है। और दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण जो है ये वर्षा और तापमान के आधार पे किया गया वर्गीकरण है। तो इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं जो कानूनी या फिर जो वैधानिक वर्गीकरण है, इसमें देख लेते हैं कि वनों को कितने प्रकार में बांटा गया है। ये जो वर्गीकरण है वन अधिनियम आया था 1953 में, उसके अनुसार वनों का जो कानूनी या फिर जो वैधानिक वर्गीकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं वो 3 भाग। एक है आरक्षित वन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये वन क्या है, आरक्षित है। यहाँ पे कोई भी गतिविधि जो है पूर्णतः प्रतिबंध होगी। नाम से पता चल रहा है ये पूरी तरह क्या है, आरक्षित वन है। तो ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, ये है 38% क्षेत्र में है आरक्षित वन। अगर हम देखें कि इन वनों की क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे कटाई या फिर पशुचारण या फिर शिकार, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी गतिविधियां क्या हैं, पूर्णतः यहाँ पे प्रतिबंध हैं। इस प्रकार के वनों में मानव का जो प्रवेश है वो वर्जित रहता है, यानी वहाँ पे प्रतिबंधित होता है, वहाँ पे मानव प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार के वनों में ना तो हम शिकार कर सकते हैं, ना ही वनों की कटाई कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे पशुचारण यानी कि पशुओं को चरा सकते हैं। तो इस प्रकार के वनों को बोलते हैं आरक्षित वन, जिसमें कि सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। तो एक तो हो गए आरक्षित वन जो कि 38% क्षेत्र में है आरक्षित वन। अगर इस प्रकार के वन कहाँ पे सबसे ज्यादा हैं, तो वो है उदयपुर में इस प्रकार के जो वन हैं वो सर्वाधिक स्थित हैं। दूसरा प्रकार है रक्षित या फिर संरक्षित वन। तो इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत हैं, तो इस प्रकार के वन हैं 56%, लगभग 56% जो वन हैं वो राजस्थान में कैसे हैं, रक्षित या फिर संरक्षित वन। अगर हम इन वनों की बात करें तो इनकी क्या विशेषताएं हैं। इस प्रकार के वनों के अंदर जो मानवीय गतिविधियां हैं, यानी कि वनों की कटाई करना, वहां पे पशुचारण करना, ये सब जो गतिविधियां हैं इनको पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करके यहाँ पे सीमित मात्रा में प्रतिबंधित किया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी छूट मिली हुई है कि थोड़ी बहुत जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार के वन सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो वन हैं यानी रक्षित या फिर संरक्षित प्रकार के जो वन हैं ये हैं सबसे ज्यादा 12 जिले में। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि इस प्रकार के वन जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ से जो सूखी लकड़ी है वो काटने की अनुमति है, और यहाँ पे क्या है, पशुचारण की भी अनुमति है। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो गतिविधियां हैं यहाँ पे सीमित मात्रा में इनको यहाँ पे अनुमानित है, यानी कि यहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। सारी मानवीय गतिविधियों पे सीमित मात्रा में यहाँ पे प्रतिबंध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो हमने आरक्षित वन देखे थे उसमें जो मानवीय गतिविधियां हैं, यानी कि उसके अंदर मानवीय प्रवेश जो है वो पूर्णतः क्या था, प्रतिबंध था। वहां पे हर प्रकार की जो गतिविधि है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध था। लेकिन जो रक्षित या फिर संरक्षित वन है इसके अंदर पूर्णतः प्रतिबंधित ना होकर सीमित मात्रा में प्रतिबंध है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पे जो सूखी लकड़ी है उसको काटने की अनुमति मिलती है, पशुचारण यानी पशुओं को चराने की भी अनुमति मिलती है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पे आंशिक रूप से होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रकार का है अवर्गीकृत वन, यानी कि इनको वर्गीकृत नहीं किया गया। तो ये हो गए अवर्गीकृत वन। कितने हैं इस प्रकार के वन, तो इस प्रकार के वन हैं 6%। अगर इनकी विशेषताएं देखें तो यहाँ पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार के जो वन हैं यहाँ पे वनों की कटाई भी कर सकते हैं, पशुओं को भी चरा सकते हैं। तो इस प्रकार के वनों में कोई प्रतिबंध है वो नहीं है, यानी कि जो मानवीय गतिविधियां हैं वो इस प्रकार के वनों में की जा सकती हैं।
सबसे ज्यादा इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रकार के वन जो हैं वो हैं सर्वाधिक बीकानेर जिले में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान वाले जिले में। तो ये हमने देख लिया वनों का जो कानूनी या फिर वैधानिक वर्गीकरण था, उसके अनुसार वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला था आरक्षित वन, जिसमें कि सभी मानवीय गतिविधियां हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित थी। दूसरा है रक्षित या फिर संरक्षित वन, इसके अंदर सभी जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको सीमित मात्रा में प्रतिबंध किया हुआ है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, यानी कि इनको किसी भी वर्ग में नहीं बांटा हुआ। इस प्रकार के वनों में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे कि वनों की कटाई करना, यानी कि सूखी लकड़ियों को काटना और पशुओं को चराना, इस प्रकार की गतिविधियों पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि कानूनी या फिर वैधानिक वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान में कितने वन मंडल हैं, तो राजस्थान में है 13 वन मंडल। तो 13 के 13 आपको नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कौन सा सबसे बड़ा वन मंडल है और कौन सा सबसे छोटा वन मंडल है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है, तो वो है जोधपुर जो वन मंडल है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल है। अगर हम बात करें कि वनों की दृष्टि से, यानी कि वनों की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल, तो वो हो जाएगा उदयपुर। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमने देखा था उदयपुर में है। अगर दोनों तरीके से सबसे छोटा वन मंडल देखें, वनों की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दोनों तरीके से जो सबसे छोटा वन मंडल है वो है सिरोही जो वन मंडल है वो है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में 13 वन मंडल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर, वनों की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल उदयपुर, और दोनों प्रकार से सबसे छोटा वन मंडल है सिरोही वन मंडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रकार है वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। एक हमने देखा था वनों का कानूनी या फिर वैधानिक वर्गीकरण, दूसरा है वनों का भौगोलिक वर्गीकरण, जो कि वर्षा और तापमान के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। अगर हम भौगोलिक वर्गीकरण की बात करें तो ये वर्गीकरण मुख्यतः वर्षा और तापमान के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। तो इसके अनुसार देखते हैं राजस्थान में किस किस प्रकार के वन हैं। पहला है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार प्रकार के वन हैं, नाम से ही पता चल रहा है। इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, यानी सदाबहार हमेशा हरे भरे रहने वाले जो वन हैं। तो इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में कम पाए जाते हैं। तो अगर बात करें कि राजस्थान में इस प्रकार के वन कितने पाए जाते हैं, तो लगभग 1% जो वन है, कितने, लगभग 1% जो वन है राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो लगभग 1% पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर वर्षा की मात्रा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा है लगभग 150 सेंटीमीटर। याद करो कि 150 सेंटीमीटर के लगभग राजस्थान के कौन से भाग में वर्षा होती है, ये हमने देखा था जब हमने जलवायु देखी थी, तब हमने देखा था कि राजस्थान के कौन से भाग में लगभग कितनी वर्षा होती है। तो 150 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है माउंट आबू वाले क्षेत्र में, यानी कि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जो भाग था उसमें लगभग आती है 150 सेंटीमीटर की लगभग वर्षा। तो उसी क्षेत्र में जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं, जो भी थोड़े बहुत राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। तो इस प्रकार के वन राजस्थान में कितने हैं, तो लगभग 7% जो वन है वो है उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। अगर यहाँ पे वर्षा की मात्रा की बात करें तो लगभग यहाँ पे वर्षा होती है 75 से लेके 110 सेंटीमीटर तक जो वर्षा है वो लगभग यहाँ पे होती है। तो ये हम देख रहे हैं वर्षा की मात्रा के हिसाब से, यानी सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उससे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। अगर उससे और थोड़ी कम वर्षा वाला क्षेत्र देखें, यानी लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी या फिर पतझड़ वन। तो इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में कितने हैं, तो लगभग 28% जो वन हैं, तो कितने हैं, लगभग 28% जो वन हैं ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी या फिर पतझड़ वन, जहाँ पे वर्षा की मात्रा रहती है लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर। अगर और कम वर्षा की बात करें, लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र है
यहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय धोकड़ा जो वन है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो धोकड़ा प्रकार के वन हैं ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन हैं। कितने पाए जाते हैं? तो लगभग 58% जो है राजस्थान के अंदर जो धोकड़ा वनस्पति है ये पाई जाती है। अगर यहाँ पे वर्षा की मात्रा देखें तो 30 से 60 सेंटीमीटर के लगभग, यानी यहाँ पे वर्षा है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। कम वर्षा में भी ये वाले जो वनस्पति है ये राजस्थान में पाई जाती है, और इसीलिए ये जो वनस्पति है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो वर्षा है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। अगला है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या फिर कंटीली वनस्पति। तो इस प्रकार की जो वनस्पति है ये राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 0 से 30 सेंटीमीटर जो वर्षा की मात्रा है ये रहती है। अगर बात करें कि इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में कितने पाए जाते हैं, तो ये लगभग 6% जो वन हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय या फिर कंटीली वनस्पति प्रकार के जो वन हैं ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान में सबसे कम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भौगोलिक वर्गीकरण के हिसाब से, तो सबसे कम है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है ये सबसे कम पाए जाते हैं। केवल 1% के लगभग राजस्थान में पाए जाते हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो वो है जो धोकड़ा वनस्पति है ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन ये हमने देख लिया। जो धोकड़ा वनस्पति है या फिर धोकड़ा प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनको ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, कम वर्षा में भी इस प्रकार की जो वनस्पति है ये उग जाती है। अगर हम बात करें कि धोकड़ा वनस्पति जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे है, तो ये है सर्वाधिक करौली और सवाई माधोपुर जो जिले हैं यहाँ पे जो धोकड़ा वनस्पति है ये सर्वाधिक पाई जाती है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जो आर्थिक महत्व के वन है यानी कि इनकम वाले वन, तो वो कौन से वन हैं? वो है मॉनसूनी वन या फिर इनको क्या बोलते हैं पतझड़ वन। तो इस प्रकार के वन जो हैं वो सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले वन हैं। अगर हम बात करें कि ये कितने प्रतिशत में थे, तो ये थे लगभग 28% क्षेत्र में इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के जो वन हैं ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जैव विविधता में जो उपयोग में आने वाले वन हैं, यानी कि जिसके कारण जैव विविधता जो है वो सर्वाधिक होती है, तो इस प्रकार के कौन से वन हैं? तो जो सदाबहार वन हैं ये देते हैं जैव विविधता में सर्वाधिक योगदान। सदाबहार वनों का सर्वाधिक योगदान रहता है जैव विविधता में, लेकिन इस प्रकार के जो वन हैं ये राजस्थान में सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले वन हैं। केवल 1% क्षेत्र में इस प्रकार के जो वन हैं ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर वर्षा की मात्रा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 150 यानी 150 सेंटीमीटर वर्षा जो है इस प्रकार के वनों में यहाँ पे होती है। तो ये हमने देख लिया राजस्थान के वनों का जो भौगोलिक वर्गीकरण था वो हमने देख लिया। तो जो भी इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें थी ये हमने देख ली। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं राजस्थान की वन संपदा के बारे में, यानी राजस्थान के अंदर वृक्षों के बारे में। कौन कौन से जो मुख्य वृक्ष हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं और कौन कौन सी जो मुख्य घास है वो राजस्थान में पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खेजड़ी वृक्ष की, जो कि हमारा राज्य वृक्ष भी है। अगर खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम की बात करें, कई बार वृक्षों का जो वैज्ञानिक नाम है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। जो मुख्य मुख्य वृक्ष हैं केवल उनका वैज्ञानिक नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर हम खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो आपको 2-3 बार इसको लिखना है। अगर 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रोसेपिस सिनेरेरिया जो है ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो मुख्य मुख्य वृक्ष हैं उनके वैज्ञानिक नाम। तो जो मुख्य वृक्ष हैं उनके वैज्ञानिक नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि खेजड़ी को और
किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो ये हमारा क्या हो गया, राज्य वृक्ष हो गया। तो खेजड़ी क्या है, खेजड़ी है राज्य वृक्ष। और किस नाम से जाना जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है राजस्थान का गौरव। यानी हमारा जो राज्य है राजस्थान, इसका गौरव कौन से वृक्ष को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है खेजड़ी वृक्ष को। इसको शमी वृक्ष भी बोला जाता है, राज्य का कल्प वृक्ष भी बोला जाता है, और देसी भाषा में हम इसको जांटी भी बोलते हैं। तो ये राजस्थान के अंदर खेजड़ी को अन्य किस नामों से बोला जाता है, ये हमने देख लिया। और खेजड़ी के बारे में क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, अपने यहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष को पवित्र माना जाता है। तो जो गोगा जी का मंदिर होता है या गोगा जी का जो थान होता है, ये हमेशा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही बनाया जाता है। और विजयादशमी के दिन खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। तो अपने राजस्थान में खेजड़ी को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे खेजड़ी का महत्व है। दूसरा वृक्ष है रोहिड़ा। रोहिड़े का जो पुष्प होता है यानी उसका जो फूल होता है वो हमारा राज्य पुष्प कहलाता है। खेजड़ी क्या था, राज्य वृक्ष था। और अगर राज्य पुष्प या फिर राज्य फूल की बात की जाए तो वो है रोहिड़े का फूल। अगर हम रोहिड़े के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। तो सारे वैज्ञानिक नाम आपको लिखकर याद करने हैं। क्या है इसका नाम, टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम, जिसका जो पुष्प है ये हमारा राज्य पुष्प है। अगर हम बात करें कि रोहिड़े को और किस किस नाम से जाना जाता है तो वो है राज्य का सागवान जो वृक्ष है, ये भी किसे बोला जाता है, रोहिड़े को बोला जाता है। मरु टीक, मरु टीक भी किसे बोला जाता है, रोहिड़े को। और मरु सागवान के नाम से भी रोहिड़े को बोला जाता है। अगला वृक्ष है महुआ का वृक्ष, जो कि शराब बनाने में काम में लिया जाता है। यानी महुआ के जो फूल हैं इनसे शराब बनाई जाती है। अगर हम बात करें कि महुआ का जो वृक्ष है वो अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो ये है सबसे ज़्यादा डूंगरपुर जिले के अंदर महुआ का जो वृक्ष है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका क्या नाम है, मधुका लोंगोफोलिया। क्या नाम है, मधुका लोंगोफोलिया। तो आपको ध्यान रखना है मधुका, मधुका जिसमें यानी मधु जिसमें आ रही है वो क्या है, महुआ। महुआ का जो वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। इसको और क्या बोला जाता है, तो देखो डूंगरपुर वाले क्षेत्र में क्या आदिवासी जनजातियां रहती हैं, तो इसको बोला जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है वो किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है महुआ के वृक्ष को। महुआ के फूल से शराब भी बनाई जाती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अगला वृक्ष है पलास या फिर ढाक या फिर इसको बोलते हैं खाखरा का वृक्ष। तो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं राजसमंद जिले के अंदर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पोमा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखें कि पलास का जो फूल होता है ये कैसा होता है, तो ये इसका फूल होता है लाल और चमकीला होता है। इसका फूल कैसा होता है, चमकीला होता है। और अगर कलर की बात करें तो लाल रंग का होता है और बिल्कुल चमकीला फूल होता है पलास का। एक तो लाल कलर का है और ऊपर से चमक भी रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जंगल की ज्वाला। इसे क्या बोला जाता है, इसका फूल लाल चमकीला होने के कारण, यानी चमकीला है तो दूर से चमकेगा और लाल कलर है वैसे ही दूर से दिखता है, तो इसको बोला जाता है जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला वृक्ष है अंबरतरी वृक्ष या फिर इसको बोलते हैं डिकिल पटेरा आबू एंसिस। ये जो वृक्ष है ये पूरे विश्व में केवल हमारे राजस्थान के अंदर जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। तो जो अंबरतरी का वृक्ष है ये क्या है, औषधीय वनस्पति है या फिर औषधीय वृक्ष है, यानी कि इस पेड़ से औषधि प्राप्त की जाती है। और इसकी विशेषता क्या है, ये केवल माउंट आबू में पाया जाता है, पूरे विश्व में और कहीं पे ये वृक्ष है वो नहीं पाया जाता है। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है ये केवल राजस्थान के माउंट आबू में ये जो वृक्ष है ये पाया जाता है, औषधीय वनस्पति है। अगला वृक्ष है खेर का वृक्ष। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं यानी खेर का जो वृक्ष है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर जिले में। खेर का जो वृक्ष है इसकी जो छाल होती है इससे कत्था बनता है। क्या बनता है, इससे बनता है कत्था। खेर के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल से क्या बनता है, छाल से बनता है कत्था। और कत्था बनाती कौन सी जाती है,
तो यहाँ पे उदयपुर और चित्तौड़ के अंदर रहने वाली जो कथोड़ी जाति है ये क्या बनाती है, ये बनाती है खैर के वृक्ष से कत्था बनाती है। तो ये कत्था बनाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कथोड़ी जनजाति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कत्था है वो कौन से वृक्ष से बनता है, तो ये बनता है खैर के वृक्ष की जो छाल होती है उससे बनता है, और इसको बनाने वाली जाति का नाम क्या है, कथोड़ी जाति इसको बनाती है। अगला वृक्ष है सहतूत का वृक्ष। तो सहतूत सबसे ज्यादा पाया जाता है उदयपुर में और जयपुर में। सहतूत का जो पेड़ होता है इस पे रेशम के कीट पाए जाते हैं और उनसे क्या प्राप्त किया जाता है, उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम है वो कौन से पेड़ से या वनस्पति से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है सहतूत के पौधे से। इसके ऊपर छोटे छोटे रेशमी कीट पाए जाते हैं और उन्हीं से क्या है, रेशम प्राप्त किया जाता है। तो रेशम के कीट इस पे पाए जाते हैं जिनसे कि रेशम प्राप्त किया जाता है। अगला है तेंदु वृक्ष। तो तेंदु वृक्ष सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है। तेंदु वृक्ष जो है इसके पत्तों को क्या बोला जाता है, इसके पत्तों को बोला जाता है टिमरू। तो तेंदु वृक्ष के पत्तों को क्या बोला जाता है, टिमरू बोला जाता है, जिनसे कि बीड़ी बनाई जाती है। तो जो टिमरू है इनसे क्या बनती है, बीड़ी बनती है। तेंदु वृक्ष के पत्तों को क्या बोला जाता है, टिमरू बोला जाता है। तो तेंदु के पत्तों से क्या बनती है, बीड़ी बनती है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि बीड़ी जो है वो किससे बनती है, ये बनती है तेंदु के पत्तों से, जिनको कि टिमरू बोला जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है तेंदु वृक्ष, ये पाया जाता है प्रतापगढ़ जिले में। तो इसके पत्तों को टिमरू बोला जाता है जिनसे कि बीड़ी बनाई जाती है। अगला पौधा है जामुन का पौधा। तो जामुन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ठंडी वाली जगह में, यानी कि कहाँ पे पाया जाएगा, सिरोही के अंदर जो माउंट आबू है यहाँ पे सबसे ज्यादा जामुन के पौधे पाए जाते हैं। जामुन का जो पौधा होता है, जामुन जो होता है वो डायबिटीज यानी कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके लिए काफी उपयोगी होती है। अगला पौधा है सागवान। ये यहाँ पे सागवान होगा, जामुन नहीं है। अगला पौधा है सागवान। तो सागवान का जो पौधा है ये सबसे ज्यादा इमारती लकड़ी के लिए उपयोग में होता है, यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो लकड़ी काम में ली जाती है, तो सबसे ज्यादा जो उपयोगी लकड़ी है वो है सागवान की लकड़ी। सागवान के जो वृक्ष हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं बांसवाड़ा के अंदर। और सागवान सबसे ज्यादा उपयोगी किसमें है, सागवान को सबसे ज्यादा इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने में, घरों के अंदर अगर हम काम में लेते हैं तो ज्यादा सागवान की लकड़ी को ही काम में लिया जाता है। तो ये हमने देख लिए प्रमुख प्रमुख जो वृक्ष हैं जो कि राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी उपयोगी वृक्ष हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी प्रमुख जो घास है वो पाई जाती है। अगर हम प्रमुख घास की बात करें तो सबसे पहले आती है बांस। बांस जो है उसको घास में शामिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, जो बांस होता है इसको घास में शामिल किया जाता है और इसको सबसे लंबी घास भी माना जाता है। तो जो बांस का पेड़ होता है ये क्या होता है, इसको घास के रूप में माना जाता है और सबसे लंबी घास बोला जाता है बांस के पेड़ को। सबसे ज्यादा बांस के पेड़ पाए जाते हैं बांसवाड़ा में, नाम से ही पता चल रहा है बांस, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बांस। तो बांस क्या है ये आपको ध्यान रखना, बांस एक प्रकार की घास है जो कि सबसे लंबी घास है और सबसे ज्यादा पाई जाती है बांसवाड़ा के अंदर। तो ये हमने देखा था कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां पे आदिवासी क्षेत्र है, तो इसलिए इसको बांस को क्या बोला जाता है, आदिवासियों का हरा सोना, यानी कि बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम जिला हो गया और इस क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं ये सबसे ज्यादा रहते हैं। तो जो बांस है ये आदिवासियों के लिए क्या है, हरे सोने के बराबर है, यानी ये जो लोग हैं ये बांस पे काफी निर्भर रहते हैं, इससे इनका रोजगार चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बांस, जो कि एक प्रकार की घास है और जो कि क्या है, सबसे लंबी घास है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं बांस के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। और सबसे ज्यादा पाई जाती है दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, जो हमारे राजस्थान का दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बांस के जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं। अगली घास है लोलण, या फिर इसको बोला जाता है सेवण घास। तो सेवण घास के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर जो जल पट्टी हमने देखी थी, जो कि सरस्वती नदी के जो भूगर्भित अवशेष थे वहां पे एक जल पट्टी थी, वहां पे जो घास पाई जा रही थी उसको बोला जाता है सेवण घास। तो सबसे ज्यादा इस प्रकार की घास
जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। अगर सेवण घास के वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो इसको बोला जाता है लस्सीयूरस कैंडिकस। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोला जाता है, लस्सीयूरस कैंडिकस जो है ये सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। और सेवण घास जो है ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास है। अगर हम राजस्थान की सबसे लंबी घास की बात करें तब तो क्या आएगा, बांस आएगा। बांस का जो वृक्ष है ये है राजस्थान की सबसे लंबी घास। और अगर हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है तो वो है सेवण घास। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो होगी सेवण घास। तो ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, यानी कि एक विशेष क्षेत्र की सबसे लंबी घास है। यहाँ पे हमने देखा था लाठी सीरीज भी पाई जाती है, जो सरस्वती नदी के भूगर्भिक अवशेष थे जैसलमेर के अंदर, यहाँ पे लाठी सीरीज भी बन रही थी। अगली घास जो कि राजस्थान में एक प्रमुख घास के अंदर आती है वो है खस घास। कहाँ पे पाई जाती है मुख्यतः, तो ये भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। जो खस घास है ये सुगंधित घास होती है, यानी इस घास से खुशबू आती है। तो इसलिए इस घास का जो प्रयोग है वो इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सी घास का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो सीधी सी बात है, इत्र से क्या आती है, खुशबू आती है। तो जिस घास से खुशबू आएगी यानी कि जो घास सुगंधित होगी वही इत्र बनाने में काम में आएगी। तो जो खस घास है ये क्या है, एक खुशबूदार घास है यानी सुगंधित घास है, इसलिए इसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। अगली घास है बुर घास। ये सबसे ज्यादा इस प्रकार की घास पाई जाती है बीकानेर जिले में। ये भी एक सुगंधित घास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली है मोचिया घास। तो स्टूडेंट्स ये जो मोचिया घास है ये काफी प्रसिद्ध घास है राजस्थान की। राजस्थान का जो चूरू जिला है जहाँ पे की ताल छापर अभ्यारण्य है जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए जाना जाता है चूरू का जो ताल छापर अभ्यारण्य है। तो वहाँ के जो हिरण हैं वो हिरण इस घास को खाते हैं, इसलिए ये जो घास है ये काफी महत्वपूर्ण घास हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ताल छापर अभ्यारण्य जो कि चूरू जिले में स्थित है ये प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए। तो यहाँ के जो हिरण है इनके द्वारा मोचिया घास जो है वो खाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने देखा राजस्थान में वनों का वर्गीकरण, एक था कानूनी या फिर वैधानिक वर्गीकरण, उसके आधार पर राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया था। दूसरा था भौगोलिक वर्गीकरण जिसमें कि तापमान और वर्षा के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया था। उसके बाद हमने देखा राजस्थान के जो प्रमुख वृक्ष हैं उनके बारे में देखा, उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, उन वृक्षों की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने देखा राजस्थान की जो प्रमुख घास है उसके बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आप सिया मैम के नाम से सर्च करते हैं तब भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे अभी तक की जो सारी PDF हैं ये आपको मिल जाएंगे। इस लिंक से भी आप सर्च कर सकते हो, सिया मैम के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।